वेलकम टू यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट। यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए प्रीलिम्स प्रेडिक्शन 2026 सीरीज को चला रहे हैं। इस सीरीज में हम यूपीएससी के उन एरिया को कवर करते हैं जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछे हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए या तो रिस्की हो सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यूपीएससी के उस ट्रैप के बारे में जानकारी दूंगा जो आप एग्जाम में पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने सवाल आते हैं और ये आप पीवाईक्यू में भी देखेंगे, जो आप देखते हैं कि ये सवाल आपसे हो जाएगा, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ईज़ी है और उसको करने जाते हैं और आपसे सिली मिस्टेक हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं और उनको कैसे टैकल करना है, वो समझेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी चैनल पे 3 सीरीज़ चल रही हैं, जिसके अंदर एक तो है प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम इस तरीके के वीडियो कर रहे हैं, जहाँ पर पीवाईक्यू में कोई सवाल पूछा है, वहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं और उसके बेस पे क्या नया लॉजिक डेवलप हो सकता है, उसको समझ रहे हैं। सेकंड, एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ पर हम पीवाईक्यू के बेस पे एलिमिनेशन को सिखा रहे हैं। और इन सब के साथ में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो एक बार आप पॉलिटी को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैं हूं आप सबका दोस्त, होस्ट, सीनियर मेंटर मुकेश पुखराज। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करके बता सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं, अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सारे 2024 में पूछे गए थे। एक बार देखना इसको। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ऑप्शन फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ precipitation. ऑप्शन थ्री, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल। इन हाउ मेनी ऑफ अबाउ एक्टिविटीज कैन बी radar बी यूज, कैन द रडार बी यूज। कहने का मतलब इसमें से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसके लिए रडार का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पतनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापद पदार्थों, कई बार ऐसी हिंदी लिखी जाती है कि समझ में भी ना आए, साथ में उन्होंने नार्कोटिक्स लिखा है। नार्कोटिक्स की पहचान, वर्षन का मॉनिटरण। ऑप्शन तीन, पशुओं में प्रवास पर नजर रखना यानी कि ट्रैकिंग। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का प्रयोग किया जा सकता है। हमने अक्सर जब भी किसी टीचर को आपने पढ़ाते हुए देखा होगा या फिर एलिमिनेशन टेक्निक में, मैं खुद भी आपको बताता हूं कि जब भी साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ऑल ऑफ द अबाव पे सही करना है। ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि साइंस एंड टेक में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होती है। हमें भी नहीं पता होता है कि वो टेक्नोलॉजी कितनी डीप जा सकती है। अब एक बार इस सवाल को पढ़िए। इस सवाल में सीधा क्या पूछा है कि इसमें से किन एक्टिविटी में रडार का प्रयोग किया जा सकता है। हमें नहीं पता रडार किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है और कैसे काम करता है। अब जैसे ही कोई एग्जाम में इस सवाल को पढ़ेगा तो जब इसको 2024 में लोग करके आए थे तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि इसका आंसर क्या होगा। यूपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि ओनली टू को माना। ऑप्शन सेकंड सबको पता है कि सही हो सकता है, क्योंकि वर्षन की मॉनिटरिंग यानी कि जो बारिश होने वाली है नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अपन रडार का प्रयोग कर सकते हैं। रडार ऊपर है, वो देख सकता है कि जो बादल है वो कितने हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके आधार पे अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। थर्ड है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल है उनका माइग्रेशन जो हो रहा है उसको अपन देख सकते हैं रडार से, ऊपर से उसको सैटेलाइट के माध्यम से, रडार के माध्यम से उसके ऊपर अपन नजर रख सकते हैं। एक बार आप ऑप्शन एक को पढ़िए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट द एयरपोर्ट इन एयरक्राफ्ट्स। अब ये देखिए, यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि रडार के माध्यम से एयरपोर्ट पे कोई अगर आदमी बैठा है तो उसके पास में अगर कोई नार्कोटिक्स का कोई सामान है तो अपन रडार के माध्यम से पता कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है? अगर अपन सिर्फ वो साइंस एंड टेक वाला लॉजिक लगाते हैं कि सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उसके बेस पे ये सवाल अपन यहाँ पे ऑप्शन 3 को करके आते हैं। अगर आप लॉजिक लगाएंगे तब समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एयरपोर्ट पे बैठा है तो इतना डिटेल में रडार काम नहीं कर सकता। इसके लिए हम पाएंगे कि एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति की जो चेकिंग होती है वो पर्सनल लेवल पे उनके हाथ में कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उसके माध्यम से की जाती है। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी ऐसे स्विट ट्रैप आपको छोड़ता है और उन ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। जहाँ तक हो सके क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ना है और जब भी कभी लगे कि यूपीएससी बहुत डिटेल में जा रहा है तो हमें उस ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखते हुए एक बार अपने लॉजिक को यूज़ करना है। एक बार इस ऑप्शंस को पढ़िए, विच इन विच वन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजेल यूज। इसमें से किसके अंदर हाइड्रोजेल का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन द पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट।
सही बताऊँ तो जब एग्ज़ाम में मैं बैठा था तो मुझे खुद को भी इसका आंसर नहीं पता था और मैं खुद इसमें डी को मार के आया था। क्योंकि हाइड्रोजेल के बारे में सवाल पूछा है कि हाइड्रोजेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में, यानी कि किसी व्यक्ति में जो मेन दवाई है उसको निश्चित अंक तक पहुँचाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एंड थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में। तो इसका जो ऑप्शंस था वो ऑप्शंस एक यहाँ पे सही था और यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस एंड टेक में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉपर नॉलेज के बेस पे पूछे जाते हैं। तो कई बार अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डिटेलिंग में नहीं पता है, जैसे कि हाइड्रोजेल पूछा है, इसके साथ में इन्होंने डिटेलिंग में आंसर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग के बारे में पूछ लिया, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के बारे में सवाल कर लिया, तो आप यहाँ पे एक लॉजिक लगा के देखेंगे कि जिस चीज़ का प्रयोग अपन ड्रग डिलीवरी में कर रहे हैं उसी का प्रयोग अपन इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट के रूप में कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ऑप्शंस कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? तो एक और तीन तो पहले झटके से गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं अपन को अगर एक को अपन काट पाते हैं फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप छोड़ सकते हैं या फिर एक लॉजिक यहाँ पे ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी का मेडिकल फील्ड में अगर किसी प्रोडक्ट का प्रयोग हो रहा है तो हो सकता है कि वो किसी बाकी जगह पे प्रयोग ना हो। वैसे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो उनको छोड़ना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। ये यूपीएससी का एक स्वीट ट्रैप है जो साइंस एंड टेक के माध्यम से पूछा जाता है, लोग मार के आते हैं और गलतियां हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन से बचेंगे तो अपन काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से आंसर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप देखिए इस बात को, हमारे पास में टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 में से हम करीब 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉलेज के बेस पे सही करके आएंगे। यहाँ पे करीब हमारे पास में 20 क्वेश्चन वो भी होंगे जहाँ पे हमें टू ऑप्शंस कंफ्यूजन होगा। टू ऑप्शन कंफ्यूजन का मतलब क्या है? जहाँ पे हमें लग रहा है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। 4 में से हमने 2 को काट लिया था और 2 हमारे पास में बचे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं हमें इनको भी करना है। तो 35 प्लस 20 की बात करेंगे तो करीब हम 55 सवाल तो ऐसा सही करके आ जाएंगे। इसके ऊपर हमें बढ़ना है तो हम एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल गैस, इनका प्रयोग करते हैं। और जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि इसके अंदर अगर हमारे एक सीधा सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, आपको टोटल एग्जाम के अंदर करीब 85 से 90 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ये मेरा तरीका है। अगर आपको लगता है कि ये मैं आपको रिस्क लेना सिखा रहा हूँ, देखिए एक आप काम करके देखना इस बार खुद ही। आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, तो आपने खुद देखा होगा कि आपने कभी 60 क्वेश्चंस पे लगाए होंगे, कभी 65 क्वेश्चंस पे लगाए होंगे। इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप 85 से 90 के बीच पे अटेम्प्ट करके देखना। जब आप इसके बीच में अटेम्प्ट करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चंस पहले जितने सही हो रहे थे अभी जितने सही हो रहे हैं, ओवरऑल आपके नंबर बढ़ेंगे। तो हमें इस मार्जिन के साथ में चलना है 85 से 90 के बीच में। अब यहाँ पे खेल सारा ये है कि इसके अंदर क्या है कि करीब हम 55 सवाल वो होंगे, 55 क्वेश्चंस को हम नॉलेज के बेस पे सही कर लेंगे। इसके ऊपर अगर हमें 85 करना है तो हमें 30 क्वेश्चंस और करने हैं और ये 30 क्वेश्चंस हमें एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल गैस, इससे डेवलप करने हैं। और यहाँ पे अगर हम जरा सी भी सिली मिस्टेक करते हैं तो अपन एग्जाम से सीधा बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सीधी सी बात है कि अगर 30 सवाल करने जा रहे हैं तो। और एक बात यहाँ पे हमें भी ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल हमें मार्क्स कितने लाने हैं एग्जाम में पास होने के लिए? 90। और अगर हमें श्योरिटी के साथ में चलना है तो आप 95 का टारगेट लेके चलेंगे, ताकि आप परी के बाद में सीधा मेंस की तैयारी में लग जाए। अब आप ये देखिए कि 95 करना है तो करीब करीब आपको 48 के आसपास क्वेश्चंस को सही करना है। मतलब आप गलत कितने कर सकते हैं? इस पूरे रेशियो में देखेंगे तो आप करीब करीब 32 से 35 सवाल गलत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपके इससे ज़्यादा गलत होते हैं तो आप सीधा एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो हमें एक एक क्वेश्चंस का ध्यान में रखना है कि आपका ज़्यादा सवाल गलत ना हो। और उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आपको जो यूपीएससी के स्वीट ट्रैप है उनसे आपको बचना है। एक बार इस सवाल को देखिए जो कि यूपीएससी 2024 में पूछा गया था। मैं यहाँ पे ओवरऑल ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्वीट ट्रैप के रूप में और अपन यहाँ पे फंस जाते हैं। सवाल ये पूछा है कि जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द वाफ्ट स्टार, ड्राफ्ट स्टार। कहने का मतलब जो बड़े तारे हैं वो छोटे तारों की तुलना में ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। सवाल ये है। अब इस ऑप्शंस को कोई भी पढ़ेगा, अगर एक बार हिंदी में इसको पढ़ते हैं, वरद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। अगर कोई आदमी थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो क्या देखेगा कि एक बड़ा तारा है और एक छोटा तारा है। वो सोचेगा कि जो बड़ा तारा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा बड़ा है तो सीधी सी बात है कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। छोटा तारा है तो उसकी लाइफ छोटी साइज है तो छोटी साइज है तो उसकी लाइफ भी कम होगी। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में डायरेक्ट ऐसा लॉजिक काम नहीं करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज्योग्राफी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी जाती है और एनसीईआरटी में सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
वहाँ पे अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप गलतियाँ करके आएँगे। सीधी बात है, ज्योग्राफी को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी को बार-बार पढ़िए। सीधी-सी बात है, इसने क्या पूछा है कि जो वृत्त तारे हैं वो वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। इसका सीधा-सा जो आंसर था वो ये था कि ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि जो छोटे तारे होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है बड़े तारों की तुलना में। लॉजिक क्या है कि जो बड़े तारे होते हैं उसके अंदर जो रिएक्शन होती हैं वो फास्ट होती हैं और छोटे तारों में कम, मतलब उसकी स्पीड कम होती है। इसके कारण इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ कम होती है। तो ओवरऑल जो यूपीएससी का स्विट ट्रैप है, यह आपको ज्योग्राफी में इस तरीके के क्वेश्चंस पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही एक सवाल 2024 में और भी पूछा गया था, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। जो लाल सागर है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में वर्षण देखने को मिलता है, वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर। लाल सागर में किसी भी तरीके का पानी किसी भी नदी के माध्यम से नहीं आता है। अब आप ये देखिए कि जब हमने ऑप्शन फर्स्ट को पढ़ा तो फिर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ओवरऑल ये पढ़ा था जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तब कि जो लाल सागर है, जो रेड सी है, उसके अंदर जो सेलिनिटी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। सेलिनिटी में अगर अपन देखेंगे तो या तो डेड सी या फिर रेड सी, इन दोनों में सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें लवणता बहुत ज़्यादा है। पर हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि रेड सी में कोई नदी जुड़ती है या नहीं जुड़ती, हमें नहीं पता। हमने यूजुअली यूपीएससी में एक एलिमिनेशन टेक्निक पे एक खेल सीखा था कि जब भी कभी यूपीएससी में एक्सट्रीम ऑप्शंस पूछा जाए, एक्सट्रीम ऑप्शंस का मतलब एकदम एक्सट्रीमली मना करे, एक्सट्रीमली हाँ भरे, तो हमें उससे बचना है। जैसे कि ये सवाल पूछा गया, नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर। किसी भी तरीके का पानी नहीं आता है। जैसे ही पढ़ेंगे अपन उसको काट देंगे। पर ध्यान में रखना, ज्योग्राफी में ऑप्शंस एलिमिनेशन इतना काम नहीं करेगा। ये मैंने एलिमिनेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट को सॉल्व करते वक्त नॉलेज को यूज़ करना है। नॉलेज को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे सवाल उतने ज़्यादा सही होंगे। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में रेड सी के बारे में जानकारी देखने को मिलती है और आपको समझ में आता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेड सी है उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। और ये भी पता उसमें ये लाइन तो नहीं लिखी हुई कि उसमें कोई नदी आती है या नहीं आती है, पर वहाँ पे ये बात ज़रूर बताई जाती है कि उसमें किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसकी एंट्री देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके के कुछ एक आपको हिंट एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। ऑल्दो इस ये जो क्वेश्चंस है इसको मैं इस सीरीज का पार्ट वैसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अतरंगी सवाल है। ऐसा सवाल हर बार एग्जाम में आएंगे और ऐसा सवाल को देख के हमें डरना नहीं है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आगे कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो हमें उसको गलत ही मानना है। ऐसा 2024 में एक सवाल पूछा गया तो इसके बेस पे अपन को एक नई थ्योरी नहीं बनानी है, ये भी मैं आपको बोलूँगा। यूपीएससी का ट्रैप है ये मैंने आपको बता दिया, बट ध्यान में रखना कि ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला जो लॉजिक है, ये कई सालों से काम कर रहा है। कभी काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है। लॉजिक कभी-कभी काम नहीं करता है, इट्स ओके। हमें ओवरऑल क्या सीखना है, एक तो हमें जहाँ पे नॉलेज लग सकता है वहाँ पे हमें एलिमिनेशन को नहीं लगाना है, और जहाँ तक हो सके जब भी कभी लगे कि कुछ कन्फ्यूजन है तो 1 से 2 बार किसी क्वेश्चंस को पढ़ लेना। जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन जो कि हमने साइंस एंड टेक में देखा है। ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें सही होगी और जल्दी सही होगी। बाकी ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट करके बता भी सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।